नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का होने वाला है, ठीक है। तो पिछले सेशन में हमने यहाँ पे भारतीय द्विगुण काव्य से संबंधित 65 प्रश्नों को देख लिया था, ठीक है। तो कुछ इशू आ गया था, उसमें वीडियो हमने यहाँ पे पॉज करना पड़ा था। इसके बाद का जो प्रश्न हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, इसके बाद हमारा छायावादी अर्थात स्वच्छंदतावादी काव्यधारा से जितने संबंधित प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि वाग विलास किसकी रचना है, ठीक है। तो वाग विलास किसकी रचना इसमें पूछा गया है। तो वाग विलास जो रचना है वो है सेवक की। वहीं नवभक्तमाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नवभक्तमाल किसकी रचना है। तो नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की रचना है। वहीं अगर बात की जाए 67 नंबर की, 67 नंबर है कि पावस पचासा किसकी रचना है। तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावक पचासा, ठीक। वहीं इसी तरीके से बात किया जाए कि 68 नंबर यानी 68 नंबर हमारा क्या है कि प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है। तो प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। वहीं बात की जाए 69 की यानी 69 नंबर की, तो पावस पयोनिधि किसकी रचना है। तो गोविंद गिल्ला भाई की रचना है पावस पयोनिधि। वहीं बात किया जाए अगला प्रश्न कि प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। वहीं जसवंत जसोभूषण किसकी रचना है। तो ये है मुरारीदार, ठीक है, मुरारी दान की रचना है। वहीं जीर्ण जनपद किसकी रचना है। तो ये है प्रेमघन की। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात किया जाए तो प्रताप लहरी यानी 73 है, प्रताप लहरी किसकी रचना है। तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रताप लहरी। 74 नंबर हमारा है, 74 है कि श्यामा सरोजनी। 74 नंबर क्या है कि श्यामा सरोजनी किसकी रचना है। तो जगमोहन सिंह की श्यामा सरोजनी रचना है। इसी प्रकार से 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर क्या है कि सुखवी सतसई किसकी रचना है। तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 76 नंबर देख लेते हैं कि पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ, हर देशे कलेश जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेशा के रचनाकार कौन है, के रचयिता कौन है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी की है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार से 77 नंबर है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये के गायक कौन है, ठीक है। यानी ऐसे मुसलमानों पर कोटिक कई कोट के जो हिंदुओं को वार देना चाहिए, ये गायक है। इसके गायक कौन है। तो इसके गायक जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये किन के बारे में कह रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जायसी हैं, रस खान है, ये कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। 78 नंबर देख लेते हैं यानी 78 नंबर की असंगत का आपको चयन करना है। देखिए देश देशा राधा कृष्ण दास की रचना है, कृति है। और विहारी अंबिका दास का जो है अंबिका दास व्यास की रचना है। श्यामलता जगमोहन सिंह की जो है रचना है। जबकि होरी ये राधा कृष्ण दास की रचना नहीं है, ठीक। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। असंगत का आपको चुनना है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला हमारा है कि असंगत का फिर से चयन करना है। देवयानी जगमोहन सिंह की रचना है। सुखवी सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और तृप्यंताम ये है प्रताप नारायण मिश्र की। जबकि यहाँ पे गलत जो है वो विजयानंद पंकज की रचना विजयानंद पंकज जो है भारतेंदु की रचना नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार से बात करते हैं 80 नंबर यानी 80 नंबर हमारा क्या है कि असंगत का आपको चयन करना है। देखिए समस्या पूर्ति सर्वस्व ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। वर्षा बिंदु ये प्रेमघन की रचना है। प्रेम मालिका यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जबकि गीत गोविंदानंद ये प्रेमघन की रचना नहीं है। इस तरीके से हमारा असंगत जो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा है 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर क्या है कि असंगत का आपको चयन करना है। देखिए समस्या पूर्व प्रकाश ये रचना है दुर्गा दत्त व्यास की। समस्या पूर्ति प्रदीप ये रचना है गोविंद गिल्ला भाई की। अलंकार प्रकाश ये है कन्हैयालाल पोद्दार की। जबकि यहाँ पे गलत आंसर है समस्या प्रकाश ये भारतेंदु की रचना नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चुन सकते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है कि असंगत का आपको वापस से इसमें चयन करना है। तो असंगत का चयन करना है। देखिए विनय प्रेम पचासा ये भारतेंदु की रचना है। लोकोक्ति शतक ये भी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। पावस पचासा यह भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। जबकि कंसवध ये राधा चरण गोस्वामी की रचना नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वापस है 83 नंबर यानी 83 नंबर देख लेते हैं
कि असंगत का आपको वापस इसमें चयन करना है। तो नया संवत ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अधमोद्धार दुर्गा दत्त व्यास की रचना है। मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि राधा कृष्ण दास की रचना है, जबकि भारतेंदु की रचना नहीं है। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 84 नंबर देख लेते हैं, 84 नंबर कि असंगत का आपको चयन करना है। देखो, हमारो उत्तम भारत देश राधाचरण की रचना है, सही बात। ठीक, धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी, ये प्रेमघन की जो है पंक्तियां हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, प्रताप नारायण की पंक्तियां हैं। जबकि रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, प्रेमघन की रचना नहीं है। आई थिंक ये हजार प्रसाद द्विवेदी की रचना होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। अगला हमारा 85 नंबर यानी 85 नंबर देख लेते हैं कि आपको असंगत का चयन करना है। भारतेंदु जो है कवि हैं, इनका स्थान जन्म स्थान कहाँ है, काशी। जगमोहन सिंह का मध्य प्रदेश, प्रताप नारायण मिश्र का बैजयगांव, जबकि प्रेमघन का यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस वजह से प्रेमघन का बनारस नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है 86 नंबर। 86 नंबर क्या दिया गया है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की थी। तो रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना राधा कृष्ण दास ने किया था। वहीं कौन सी रचना गोविंद गिल्ला भाई की नहीं है, गोविंद गिल्ला भाई की रचना नहीं है। श्रृंगार सरोजनी पावस पयोनिधि रामामुख खोड़सी, ये तीनों रचनाएं जो है गोविंद गिल्ला भाई की हैं, जबकि भारत 12 मासा ये रचना इनकी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे यहाँ पे दूसरा सेगमेंट जो कि है छायावादी या फिर जिसे स्वतंत्रतावादी युग भी कहते हैं, काव्यधारा। तो पहला प्रश्न इसे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि छायावाद की आपको कालावधि बताना है, यानी इसका काल समय कब से कब लेकर रहा है। 1918 से 1938 के बीच में इसका समय काल रहा है। ठीक, वही किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। तो किस कवि की रचनाओं में, तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। ठीक, यानी इनकी जो रचनाएं थी वो इनकी रचनाओं में क्या है, मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला तीसरा नंबर हमारा है कि केशव सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया था। तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। ये किए थे महादेवी वर्मा ने। ठीक है, महादेवी वर्मा ने विरोध किया था इसका। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है। तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है। तो ये मानी है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने मानी है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, 5वां नंबर हमारा देख लेते हैं कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है। यानी जहाँ पर चित्रों की प्राथमिकता होती थी और लक्षण पदावली यहाँ पर महत्वपूर्ण होती थी। तो चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है। तो ये है छायावादी की। ठीक, वहीं झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा था। तो झरना को छायावाद की प्रयोगशाला प्रथम आविष्कार किसने कहा था। तो झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। इसी तरीके से ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो ये पंक्तियाँ किनकी थी। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की। ठीक, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है, 8वां नंबर देख लेते हैं कि छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने परिभाषित किया था इसको। वहीं अगर बात किया जाए, अगला हमारा 9वां नंबर है कि हिंदी का पहली छायावादी कविता मानी जाती है। तो झरना। ठीक है, छायावादी कविता अगर पूछा जाए तो ये झरना है। ठीक है, प्रथम प्रभात जो है झरना कविता है। इसी प्रकार से छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा है। तो ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना जाता है।
देखिए एक बार फिर समझिएगा कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है या फिर किसे माना है। तो आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे जो है मान्यता दी है, तो ये मान्यता दी है श्रीधर पाठक को। ठीक, इसी प्रकार से 12 नंबर हमारा देख लेते हैं कि छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है, तो फैंटामेस्टा। ठीक है, फैंटामेस्टा शब्द से जोड़ा है। वहीं अगर बात किया जाए 13 नंबर यानी 13 नंबर हमारा क्या है कि छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है, तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने माना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा कि छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है, तो यह है प्रकृति का मानवीकरण। अगला हमारा है 15 नंबर देख लेते हैं। तो 15 नंबर हमारा क्या है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध मुकुटधर पांडे का है। इसी प्रकार से छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसे माना जाता है, तो छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसे माना है, किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि छायावाद जो है वो विलायती अभिनंदनवाद से प्रभावित है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। कलाधर किस कवि का प्रारंभिक उपनाम है, जयशंकर प्रसाद का। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा प्रदान की गई है। वहीं अगर बात की जाए कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि जयशंकर की ऐसी कौन सी कृति थी जिसे ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, तो वो कृति थी प्रेम प्रतीक। वहीं अगर बात किया जाए कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। देखिए फिर से पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिएगा कि छायावाद में क्या है कि वक्रता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, तो अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। वहीं अगर बात किया जाए कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा यानी 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर, तो 22 नंबर क्या है हमारा कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। ठीक, झरना से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहीं 23 नंबर देख लेते हैं कि जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है, उसका नाम क्या है। आपको पता ही होगा मनु वाला, तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा 24 नंबर देख लेते हैं यानी 24 नंबर कि कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है, तो कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद दर्शन शब्द जो है दर्शन सर्ग आता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है यानी 25 नंबर हमारा क्या है कि किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था, तो प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था। ठीक, वही 26 नंबर बात कर लेते हैं कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है, तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण लहर में समर्पित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार से आपको पूछा गया है। ठीक, एक बार फिर से पंक्ति पढ़ेंगे कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, पंक्ति की किसके द्वारा लिखी गई है, तो नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत। ये पंक्तियाँ किन की है, तो ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए 29 नंबर की, तो लहरे व्योम चूमती उठती चपलाए असंख्य नाचती, पंक्ति किसकी कृति है। 29 क्या है कि लहरे व्योम चूमती उठती चपलाएँ असंख्य नाचती, पंक्ति किस कृति की है, तो ये कृति है कामायनी की। ठीक, इसी प्रकार से
निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? क्या कहा गया है कि निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो राम की शक्ति पूजा जो है उसकी जो है दी गई है। उसी प्रकार से 31 नंबर हमारा है, यानी 31 नंबर क्या है कि राम की शक्ति पूजा का मूलाधार क्या है? 31 नंबर क्या है कि राम की शक्ति पूजा का मूलाधार क्या है? तो यह है कृतिवास रामायण। ठीक, उसी प्रकार से 32 नंबर देख लेते हैं, यानी 32 नंबर क्या है कि निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो यह है अनामिका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो अनामिका। बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग के रचयिता हैं निराला जी। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो ये निराला के द्वारा रचित है। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी कविता है? तो महंगू महंगा रहा ये शीर्षक कविता किसकी है? निराला जी की। ठीक, अगला हमारा है 36 नंबर कि आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? तो आधुनिक हिंदी में साहित्य के लंबी कविताओं का लेखन का श्री गणेश किसने किया था? ये किए थे निराला जी। ठीक, लंबी कविताएं लिखते थे, इस बात को आप यहाँ पे श्री गणेश मतलब शुरुआत किसने की थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अपराजिता के रचयिता कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। वहीं रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? तो रविंद्र कविता कानन के रचयिता आपसे पूछा गया है, तो ये है निराला जी। इसी प्रकार से अगला हमारा है कि विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से किसने कहा है? 39 है हमारा कि विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। ठीक, निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का, मुक्त छंद का। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर हमारा कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? ये है निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। यानी रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद जो है, इनकी रचनाएं जो हैं, निराला जी की जो रचनाएं होती थी, इनको कहा जाता था कि ये रबड़ छंद है या फिर केचुआ छंद है। ठीक है, लंबी लंबी कविताएं। इसी प्रकार से 42 नंबर है हमारा, निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों लंबी कविता हैं, जबकि भिक्षु ये लंबी कविता नहीं है। ठीक, भिक्षु ये छोटी कविता है। वहीं निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म आपका हुआ था बंगाल में, और राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व है, समाहित है। तो जो राम की शक्ति पूजा है उनमें निराला की जो दो कविताएं हैं उनका सार तत्व कौन सा है? तो कौन कौन सी वो दो कविताएं थी? तो वो दो कविताएं थी जागो फिर एक बार और तुलसीदास। ये दो कविताएं थी जिनका सार तत्व आपको राम की शक्ति पूजा में आपको दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें अगला प्रश्न की, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, कि इन्होंने कहा था कि जूही की कली जो है एक अश्लील है। ठीक है, अश्लीलता से भरा हुआ है, और इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नकार दिया था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? तो सरोज स्मृति जो है वो शोक गीत के रूप में लिखी गई है। वहीं अगर बात की जाए कि नेताजी के साथ किस कवि ने 1997 में जन्मशती मनाई गई, यानी पैदा हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है निराला जी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये निराला जी की जो है जन्म तिथि 1997 ही में ही हुई थी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, नेताजी यहाँ पर अलग है। ठीक है, नेताजी के साथ किस कवि की 1997 में जन्मशती मनाई गई है? तो निराला जी। ठीक है, सरोज स्मृति यहाँ पे पूछा गया है। अगला हमारा 48 नंबर हमारा क्या है? सरोज स्मृति। ठीक, सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? तो सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? तो ये किए हैं निराला जी, सरोज स्मृति। उसी प्रकार से अनामिका की द्वितीय संस्करण कब निकाला गया था? तो अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 में निकाला गया था।
इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है यानी 50 नंबर अर्धशतक। यहाँ पे पूछा गया है कि महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है। महाराज शिवाजी का पत्र जो है वो निराला जी की कविता है। ठीक, बात करते हैं कि अस्ताचल रवि जल छल छल कव छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मंद मंद पवन बहती सुधी रह रह परिमल की कह कथा पुरातन। कविता का शीर्षक किनके, कौन सी कविता का शीर्षक है? तो ये कविता का शीर्षक है अस्तांचल रवि। ठीक है, ये अस्तांचल रवि इसका कविता का शीर्षक है। और अस्तांचल रवि पहला ही शब्द है कि अस्तांचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधी रह रह परिमल की कह कथा पुरातन। ये एक शीर्षक कविता के, इसका शीर्षक क्या है? अस्तांचल रवि। वहीं उसी तरीके से हमारा 52 नंबर देख लेते हैं कि ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद किससे संबंधित है? सरोज स्मृति से। ठीक है, ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद, ये जो पंक्तियां हैं ये सरोज स्मृति से ली गई हैं। ठीक है, यानी 52 का ए हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा है कि धिक जीवन जो पाता ही गया, माफ़ कीजिएगा, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। पंक्ति किनसे संबंधित है? तो राम की शक्ति पूजा, आपको पता भी होगा कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। पंक्ति किससे संबंधित है? तो राम की शक्ति पूजा से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से 54 नंबर देख लेते हैं, यानी 54 नंबर हमारा क्या है कि निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुह। ये शक्ति, राम की शक्ति पूजा का जो है उद्धरण से लिया गया है। ठीक है, 54 का ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सी पंक्तियाँ हैं कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुह। ठीक, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध क्या है? पंक्तियों को एक बार वापस से फिर से देखेंगे कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये पंक्ति की कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी से। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी से। अगला हमारा है 56 नंबर कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है निराला जी। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर देख लेते हैं, यानी 57 नंबर कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? निराला जी ने संवाद शैली का सर्वाधिक अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। ठीक, इसी प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है कि गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका के रचनाकार है निराला जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है इसी तरीके से कि अस्तांचल रवि कविता किसकी है? तो निराला जी की अस्तांचल रवि कविता है। इसी प्रकार से हमारा अगला है 60 नंबर कि आज क्यों तेरी वीणा मौन है, पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? आज क्यों तेरी वीणा मौन है, ये रचनाकार है महादेवी वर्मा जी। इसी प्रकार से 61 नंबर हमारा है कि छायावाद की बृहदत्री में कौन नहीं है? पंत प्रसाद निराला। ये सभी जो है प्रसाद छायावाद कवियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि महादेवी वर्मा ये अलग है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 61 का डी सही हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदरी, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगला हमारा क्या प्रश्न है 63 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी? महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी थी? ये आपको बताना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। 64 नंबर यानी 64 नंबर हमारा क्या है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर। 65 नंबर हमारा क्या है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसी प्रकार से छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना का मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ये है महादेवी वर्मा की
जो गीत हैं उनमें मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है, ठीक है, अधिक मर्मशील होते हैं, प्रतीत होते हैं। अगला है 67 नंबर कि मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मीस प्यार किसी का। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मीस प्यार किसी का। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 68 नंबर, यानी 68 नंबर हमारा है कि मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति के रचनाकार है मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चीर हूँ। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। सप्तपर्णा किसकी काव्य कीर्ति है? सप्तपर्णा काव्य कीर्ति है महादेवी वर्मा की। दीप शिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? दीप शिखा महादेवी वर्मा जी का है। वहीं अगर बात किया जाए कि निहार की कविता, निहार का कविता काल क्या है? सन 1930 में, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है 72 नंबर हमारा है कि कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? सुमित्रानंदन पंत कहलाते हैं। 73 है कि किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? सुमित्रानंदन पंत को। छायावादी कवियों के अंतर्गत जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनको शुक्ला जी ने सर्वाधिक महत्व दिया है, ठीक। इसी प्रकार 74 नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर हमारा क्या है कि कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता कौन है? तो कला और बूढ़ा चाँद के रचयिताकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। इसी प्रकार से 75 नंबर हमारा है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि लोकायतन के रचयिताकार कौन है? लोकायतन के रचयिता कौन है? तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? आपसे पूछा क्या गया है कि पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो ग्राम्या से, जबकि पल्लव से, ग्रंथि से, वीणा से, ये तीनों पंत की रचनाएं, ठीक है, ये क्या हैं? छायावादी प्रकृति की हैं, जबकि ग्राम्या से छायावादी कविता नहीं है, ठीक है। 78 नंबर देख लेते हैं कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवासी तीनों महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 79 नंबर कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? तो परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के जो है ग्रंथ है वो पल्लव है, ठीक है, इसमें संग्रहित है। वहीं अगला प्रश्न है 80 नंबर कि पंत की पहली रचना कौन है? गिरजे का घंटा। 81 नंबर हमारा है कि युगांत की रचना पंत जी ने कब किया था? तो युगांत की रचना पंत जी ने 1936 में किया था। इसी प्रकार से 82 नंबर हमारा है कि मुक्त करो नारी को चीर बंदनी नारी को। पंक्ति कहाँ से ली गई है? युगवाणी से। मुक्त करो नारी को चीर बंदनी नारी को। 83 नंबर हमारा है, यानी 83 नंबर हम अपना देख लेते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान। ये पंत जी की रचना है कि वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा ज्ञान, ठीक। इसी प्रकार से 84 नंबर है, यानी 84 नंबर हमारा क्या है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्तियाँ की रचना है। ये पंक्तियाँ किसकी है? पंत जी की रचना है। 84 का ए सही हो जाएगा। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है तो असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, सही बात है। असीम से मिलने के काल्पनिक सुख के रूप में, यह भी सही बात है। असीम से मिलने की इच्छा के रूप में, यह भी सही बात है। तो उपयुक्त सही रूप में जो हमारा हो जाएगा आप उपयुक्त सही, ठीक है, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 86 नंबर, यानी 86 नंबर क्या है हमारा कि खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति हैं? खुल गए छंद के बंध पंक्ति है पंत जी की। वहीं पंत का काव्य संग्रह नहीं है, आपको बताना है कि नहीं है। देखिए युगवाणी, ग्राम्य और पल्लव ये तीनों जो है रचनाएं काव्य संग्रह जो है पंत जी की हैं, जबकि परिमल नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, यानी 88 नंबर अपना देख लेते हैं। 88 नंबर क्या है हमारा कि पंत की पहली रचना
गिरजे की घंटा कब प्रकाशित हुई? सन 1916 में गिरजे की घटना प्रकाशित हुई थी। वहीं 89 नंबर देख लेते हैं, 89 नंबर क्या है हमारा कि बादल कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो बादल कविता के रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 90 नंबर देख लेते हैं। तो 90 नंबर क्या है हमारा कि आपू का बालिका की रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो आपू की बालिका की रचनाकार है। नौका विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नौका विहार आपसे पूछा गया है कि नौका विहार के रचनाकार कौन है, किस प्रकार की कविता है। ठीक है, तो नौका विहार जो है वो दार्शनिक अभिव्यक्ति की प्रकार की कविता है, दार्शनिक अभिव्यक्ति है। ठीक, नौका विहार। वही 92 नंबर देख लेते हैं कि भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ किनकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। क्या लाइन है? आकाशगंगा काव्य संग्रह 94 नंबर क्या है? आकाशगंगा काव्य संग्रह किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की। 95 नंबर देख लेते हैं, यानी 95 नंबर क्या हमारा कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। वहीं अगला हमारा 96 नंबर है, 96 नंबर क्या है हमारा कि हृदय की मधुभार काव्य कृति किसकी है? तो हृदय का मधुभार 96 नंबर है कि हृदय का मधुभार किसकी रचना है? तो ये है निराला जी की। 97 नंबर क्या हमारा कि एकलव्य नामक कृति के रचयिता कौन है? एकलव्य नामक कृति के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। वहीं वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास के रचनाकार हैं हरिऔध जी। अगला हमारा है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है। वहीं हमारा शतक लगते हुए कि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन है? सतसई काव्य को आगे बढ़ाने वाली परंपरा में वियोगी हरि इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी इसमें टोटल जो है 140 प्रश्न हैं, हमने 100 कर लिए, यानी 40 अभी और बचे हैं। इसके बाद हमारा द्विवेदी युग स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न हमारा समाप्त हो जाएगा। आई होप कि जल्दी हमारा ये सेशन पूरा समाप्त हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।